दुनिया छोड़ने से पहले के उन आखिरी 3 दिनों में मैंने तय किया कि मैं लियू रोयान के साथ अच्छे से रहूंगा और वैसा ही परफेक्ट पति बनकर दिखाऊंगा, जैसा वो चाहती थी। अब मैंने उसके क्रश को लेकर जलन दिखाना छोड़ दिया था और उसके रात रात भर बाहर रहने पर चिल्लाना भी बंद कर दिया था। पहले दिन उसने नाक सिकोड़ते हुए ठंडी आवाज में कहा, "चलो, कम से कम अब तुम्हें अक्ल तो आई। अगर तुम पहले ही ऐसे रहते, तो हम दोनों खुश रहते।" दूसरे दिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। उसने दबी हुई आवाज में पूछा, हे कियांग, हे कियांग, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? मैंने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्यों, क्या तुम मुझे ऐसा ही नहीं देखना चाहती थी? सिस्टम से दोबारा संपर्क करने से पहले लियो रोयान और मेरे बीच एक हफ्ते से बातचीत बंद थी। होस्ट, आखिरकार तुमने जाने का फैसला कर ही लिया। सिस्टम की आवाज में एक तरह की खुशी और तंज था। खैर, मैं उसे दोष भी नहीं दे सकता। सालों पहले जब मैंने लियो रुयान का दिल जीत लिया था और यहां रुकने का फैसला किया था, तब उसने मुझे बहुत समझाया था। सिस्टम ने मुझे बहुत समझाया था, मिन्नतें की थीं। उसने अपने सालों के तजुर्बे से कहा था कि जो लोग यहां रुकने का फैसला करते हैं, उनका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। पर उस वक्त मुझे लियो रोयान और अपने प्यार पर अटूट भरोसा था। मैंने पूरे यकीन के साथ सिस्टम की बात ठुकरा दी थी। आज मैं बस एक फीकी मुस्कान के साथ खुद से पूछता हूं, मेरे पास अब और कितना वक्त बचा है? जल्द से जल्द 3 दिन, सिस्टम ने जवाब दिया। मैंने सिर हिलाया और तय किया कि मैं इन आखिरी 3 दिनों की कद्र करूंगा और लियो रोयान के साथ तमीज से पेश आऊंगा। सिस्टम के जाने के बाद मैंने खुद हिम्मत जुटाई और उसे फोन लगाया। पिछले काफी समय में यह हमारी पहली बातचीत होने वाली थी, लेकिन उसने एक के बाद एक कई बार मेरा फोन काट दिया। मैं बस एक मशीन की तरह बार बार नंबर मिलाता रहा। आखिर में फोन उठा और उधर से लियू रुयान की चिद्दा चित्थी और गुस्से से भरी आवाज आई, हे च्यांग, हे कियांग, तुम्हारी ये हरकतें कभी खत्म होंगी या नहीं? मैं थोड़ा ठिठक गया। हालांकि मेरा दिल पहले ही उम्मीद खो चुका था, फिर भी उसकी इन कड़वी बातों ने मुझे अंदर तक चुभन दी। मैंने जानबूझकर उसकी नफरत को नजरअंदाज किया और बद्दे ही प्यार से पूछा, लियो रोयान, क्या आज रात तुम घर खाने पर आओगी? मैंने तुम्हारी पसंद के कोक चिकन विंग्स बनाए हैं। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस आऊं तो मैं आ जाऊंगी। लेकिन हे कियांग, तुम्हें अपनी ये ऊंची गर्दन झुकानी होगी और पहले काओ शुकुन से माफी मांगनी होगी। ठीक एक हफ्ते पहले लियू रोयान ने अपने क्रश काओ शुकुन का जन्मदिन मनाया था। शुकुन ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालते हुए लिखा था, जब तुम साथ हो तो मुझे किसी और से जलने की जरूरत नहीं। उस फोटो में शुकुन के चेहरे पर केक की क्रीम लगी थी और वो हाथ जोड़कर दुआ मांग रहा था। तस्वीर में वो चारों तरफ से महंगे तोहफों और ब्रांडेड डिब्बों से घिरा हुआ था। लियो रोयान ठीक उसके पीछे खड़ी थी। मोमबत्ती की उस मद्दम पीली रोशनी में उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। नीचे हमारे कॉमन दोस्तों के कमेंट्स की बार आई हुई थी। सब उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। काओ शुकुन ने जवाब में एक शर्माता हुआ इमोजी बनाया। मैंने भी उस फोटो को लाइक किया और कमेंट में बस इतना लिखा, वाकई तुम खुशकिस्मत हो कि मेरी पत्नी तुम्हारे साथ है। चंद मिनटों के अंदर ही वो पोस्ट डिलीट हो गई और तुरंत लियो रोयान का फोन आ गया। वो मुझ पर बुरी तरह चीखने लगी, हे कियांग, क्या तुम पागल हो गए हो? आज शुकुन का जन्मदिन है। क्या तुम जानबूझकर आज के दिन उसे नीचा दिखाना चाहते हो? तभी फोन के पीछे से काओ शुकुन के सिसकने की आवाज आई। वो बड्ढे मासूम अंदाज में बोला, लियो रोयान दीदी, आप प्लीज हे कियांग भाई को मत डांटिए, ये सब मेरी गलती है। मुझे इस तरह सबके सामने ये नहीं दिखाना चाहिए था कि आप मेरा जन्मदिन मना रही हैं। लियो रुयान का लहजा उसे समझाते वक्त एकदम से नरम पड्डी टीटीएच गया। वो बड्ढे प्यार से उसे पुचकारते हुए बोली, शुकुन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये हे कियांग बस जानबूझकर मेरे साथ जिद कर रहा है। वो बस तुम पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। उसने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया है, जबकि मेरे लिए तुम्हारे जन्मदिन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उसका एक एक लफ्ज मेरे दिल पर किसी तेज खंजर की तरह चल रहा था। गुस्से और दर्द के मारे मेरी मुट्ठियां भींच गईं। मैंने कड़ीडी ढवाहट भरी आवाज में कहा, सही कहा, एक पुराने प्यार का जन्मदिन पति के साथ शादी की सालगिरह से तो बड़ा ही होगा, है ना? ये सुनते ही लियो रुयान की सांसें जैसे थम सी गईं। उसकी आवाज थोड़ी धीमी पड़ थी। उसने पूछा, क्या क्या आज हमारी शादी की सालगिरह है? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, फोन में फिर से काओ शुकुन के रोने की आवाज गूंजी। वो सुबकते हुए बोला, हे कियांग भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अभी आकर आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं।
लियू रुयान के मन में जो थोड़ी बहुत शर्मिंदगी जागी थी, वह पल भर में गायब हो गई। उसने बद्दे प्यार से शुकुन को चुप कराया और फिर से मुझ पर बरसने लगी। महज शादी की एक सालगिरह ही तो है, अगले साल मना लेंगे। लेकिन काओ शुकुन के विदेश से लौटने के बाद यह उसका पहला जन्मदिन है। हे कियांग, क्या तुम थोड़े बड़े दिल के नहीं बन सकते? मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए साफ लहजे में उससे कहा, नहीं, मैं नहीं बन सकता। और इसके तुरंत बाद मैंने फोन काट दिया। गहरा प्यार और शांत मन, ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन अफसोस, लियू रुयान को यह बात कभी समझ नहीं आई। सामने मेज पर रखा आइसक्रीम केक धीरे धीरे पिघल रहा था। उस पर बने दो छोटे पुतले जो एक दूसरे को चूम रहे थे, अब पिघलकर बदरंग हो चुके थे। और उनके साथ ही हमारी शादी की 7वीं सालगिरह का लिखा हुआ नाम भी धुंधला गया था। मैंने उस केक को उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। तभी मोबाइल पर एक नया मैसेज आया। मैंने देखा तो वह काओ शुकुन के एक फर्जी अकाउंट से भेजा गया था। उसमें साफ साफ चुनौती दी गई थी, हे कियांग, मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था, जब बात हम दोनों में से किसी एक को चुनने की आएगी तो लियू रोयान हमेशा मुझे ही चुनेगी। अब तो यकीन हो गया ना? कुछ घंटों पहले तक मुझे इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन अब यही कड़ीडी डीएचवा सच था। लियू रोयान पूरी रात घर नहीं आई। जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। मुझे देखते ही उसने एक ठंडी और बेरुखी भरी नजर मुझ पर डाली और कहा, तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे और काओ शुकुन से माफी मांगोगे। तुम्हारे उस एक कमेंट की वजह से वो बेचारा पूरी रात ग्लानि में डूबा रहा और एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। मैं जोर से हंसा और सड्डन भरी आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने आज तक इस दुनिया का ऐसा कोई कानून नहीं सुना जहां एक पति को अपनी पत्नी के आशिकों से माफी मांगनी पड़े। हे कियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बात कहने की? उसने गुस्से में जोर से मेज पर हाथ पटका। काओ शुकुन सिर्फ मेरा असिस्टेंट है, समझो इस बात को। उसका पूरा परिवार उजड़ चुका है। क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी हमदर्दी नहीं बची? मेरे चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तंज कसा, कैसा असिस्टेंट? जो तुम्हारे बिस्तर तक पहुंच गया? लियो रुयान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने झटके से पूरी मेज पलट दी। प्लेटें और बर्तन फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गए। पूरे कमरे में बस टूटने की आवाजें गूंज रही थीं। मैंने अपनी आंखें मूंद लीं और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मेरे दिल के अंदर मायूसी का पहाड़ टूट रहा था। लियो रोयान, आखिर तुम ऐसी कब से हो गई? वह नफरत भरी आवाज में दहाती। अगर तुम अपनी इस जिद पर ही अड्ढे रहना चाहते हो तो बेहतर है कि हम कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएं। उसने जोर से दरवाजा पटका और बाहर निकल गई। उस बात को एक हफ्ता बीत चुका था और वो वापस नहीं आई। मैं गम के मारे रात रात भर सो नहीं पाता था, लेकिन इस दौरान काओ शुकुन के सीक्रेट अकाउंट पर अपडेट्स आना एक पल के लिए भी बंद नहीं हुए। बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप पर बाली बाली आई हूं, बहुत खुश हूं। उफ! गलती से बीच पर गिर गई और पत्थर से घुटने में चोट लग गई। बॉस ने मुझे पूरे 10 मिनट तक डांटा। उन्हें मुझ पर बहुत तरस आ रहा था। खैर, सजा के तौर पर मैंने उन्हें मेरे लिए केक लेने भेजा है। और ये रहा आप सबके लिए सरप्राइज बॉस की बॉडी की फोटो। चोरी छिपे फोटो खींचते हुए उन्होंने मुझे देख लिया है। अब पता नहीं वो मेरी पिटाई करेंगे या क्या। मैंने अब कोई हंगामा नहीं किया, न ही कोई सवाल पूछा। बस खामोशी से उन सारे स्क्रीनशॉट्स को सेव कर लिया। जो इंसान अंदर से सेडीडीडीएच चुका हो, उसे वक्त रहते अपनी जिंदगी से कचरे की तरह बाहर फेंक देना चाहिए। आज सुबह काओ शुकुन की एक पोस्ट से मुझे पता चला कि वे बाली से वापस लौट आए हैं। तभी फोन के दूसरी तरफ से लियू रुयान की आवाज गूंजी, हे कियांग, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मेरी यादों का सिलसिला टूटा। मैंने बड्डी बेरुखी से जवाब दिया, ठीक है। फोन के पीछे का शोर शराबा अचानक शांत हो गया। कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद लियो रोयान ने फिर से पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने अपने चेहरे पर एक फीकी और दर्द भरी मुस्कान लाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैं काओ शुकुन से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इन आखिरी 3 दिनों में मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा और फिर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। लियो रोयान ने जो लोकेशन भेजी थी, मैं उसी पते पर पहुंच गया। वहां एक आलीशान कमरे में पार्टी चल रही थी। लोगों का शोर आसमान छू रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे पर खटखटा हुआ, किसी ने तेज सीटी बजाई। लो भाई, कियांग भाई आ गए। वही मजाक उड़ाने वाला लहजा और सबकी आंखों में एक घटिया सा इंतजार था। जब से काओ शुकुन वापस लौटा था, तब से मेरे और लियो रोयान के बीच हर तीसरे दिन छोटी मोटी और हर 5वें दिन बड्ढी लड़ाई होती थी। यह बात हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल को पता थी। मैंने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि लियू रुयान सोफे के बिल्कुल बीचों बीच बैठी है।
हमारी नजरें मिलीं, लेकिन उसकी आंखों में क्या था, प्यार या नफरत, मैं समझ नहीं पाया। काओ शुकुन ठीक उसके बगल में बैठा था, किसी मासूम बच्चे की तरह उससे सटकर। तभी भीड़ में से किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जीजा जी, सुना है आज आप काओ शुकुन से माफी मांगने आए हैं। लियू रोयान की सहेलियां वक्त के साथ रंग बदलने में माहिर थीं। पहले जब रुयान मुझसे प्यार करती थी तो वे जीजाजी कहते नहीं थकती थीं और कभी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करती थीं। लेकिन अब, जब से शुकुन वापस आया है, सबको साफ दिख रहा है कि रुयान के दिल में उसकी क्या जगह है। इसीलिए अब उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ हिकारत और छोटापन था। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और मेरी नजर मेज पर रखे उन शराब के गिलासों पर पड़ी जो ऊपर तक भरे हुए थे। मैंने बहुत ही आराम से गिलास उठाया और कहा, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं यह जाम पीकर काओ साहब से माफी मांगता हूं, ठीक है। लियू रोयान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और बड़े इत्मीनान से मुझे देखने लगी। वह खामोश थी। उसके आसपास बैठे लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे सब मेरा तमाशा देखने के लिए बेताब हों। हे कियांग भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? तभी काओ शुकुन अचानक खड़ा हो गया। वह किसी डरे हुए खरगोश की तरह लग रहा था। उसने घबराकर मेरे हाथ से गिलास छीनने की कोशिश की और बोला, हे कियांग भाई ने तो बस मुझे कुछ बातें ही सुनाई थीं। वह तो मेरी गलती थी और मुझे सुननी भी चाहिए थी। मैं उनकी माफी के काबिल कहाँ हूं? यह कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। लियू रुयान की आंखों में उसके लिए तड़प साफ देखी जा सकती थी। वह भी अपनी जगह से उठी और उसे वापस खींचकर बिठाते हुए बोली, तुम काबिल क्यों नहीं हो? जब तक मैं यहां हूं, जब तक मैं यहां हूं, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। काओ शुकुन की आंखों में एक चमक आ गई। उसने बड़े एहसानमंद अंदाज में लियू रुयान को देखा और फिर कुछ पलों बाद मेरी तरफ मुद्दा। वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तो फिर बस ये एक छोटा सा पैग पी लीजिए। इसके बाद हम सबके बीच की गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। उसने मुस्कुराहट के साथ गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। हे कियांग भाई, लियू रोयान दीदी बस मुझे लेकर थोड़ी ज्यादा फिक्रमंद रहती हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आप बुरा मत मानिएगा। मैंने लियू रोयान की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। मैंने बड़ी शांति और बेरुखी के साथ गिलास थाम लिया और कहा, बुरा क्यों मानूंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने गिलास ऊपर उठाया और वहां मौजूद लोगों से कहा, यहां बैठे आप सभी लोग इस बात के गवाह बनिए। अब तक मैं ही था जो बेकार में शक करता था और जलता रहता था। मैंने ही लियू रुयान और काओ साहब के रिश्ते को गलत समझा, जिसकी वजह से काओ साहब को बुरा लगा। आज ये जाम पीकर मैं खुद को सजा दे रहा हूं और काओ साहब से माफी मांगता हूं। इतना कहने के बाद मैंने कमरे में मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर नजर दौड़ाई। वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। किसी ने दबी हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, यकीन नहीं होता, क्या यह वही हे कियांग है जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था? सोफे के बीचों बीच बैठी लियू रोयान भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक साफ दिखी, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैंने हाथ उठाया और पूरा गिलास एक ही बार में खाली कर दिया। मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। यह बात शायद दूसरों को ना पता हो, लेकिन लियू रुयान बहुत अच्छे से जानती थी। एक गिलास खत्म करते ही मेरा शरीर पानी में बहती किसी बेजान लकड़ी की तरह लड्डखड़ाने लगा। तभी किसी ने मुझे सहारा दिया। जीजा जी, बस कीजिए, अब और मत पीजिए। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने धुंधला रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पहचानने की कोशिश की। तब जाकर समझ आया कि वह लियू रुयान की सहेली शेन युत्सु थी। पूरे कमरे में शायद वही एक थी जो मेरा मजाक नहीं उड़ा रही थी। शुक्रिया। मैंने बहुत ही धीमी आवाज में उसे धन्यवाद कहा। मैं लियू रुयान के करीब जाकर उससे पूछना चाहता था कि क्या इतनी माफी काफी है, पर तभी मैंने देखा कि काओ शुकुन ने तेजी से दूसरों को एक इशारा किया। देखते ही देखते किसी ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। वाह जीजा जी, आपकी पीने की क्षमता तो कमाल की है, लेकिन अगर आप वाकई दिल से माफी मांगना चाहते हैं तो सिर्फ एक गिलास से काम नहीं चलेगा। उसने बड्डी की चालाकी से शराब की एक पूरी बोतल मेरी तरफ खिसका दी और फिर पीछे मुड़ कर लियू रुयान की तरफ देखा। लियू रुयान, तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? लियू रुयान के माथे पर शिकन आ गई थी। वो खामोशी से उस बोतल को देख रही थी जो मेरे करीब आ चुकी थी। वो अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी काओ शुकुन की सिसकने वाली आवाज फिर गूंजी, नहीं, ऐसा मत कहो। हे कियांग भाई अपनी ऊंचाई से नीचे उतरकर मुझसे माफी मांग रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। बस, अगर आगे से हे कियांग भाई ऑफिस आकर मेरी बेइज्जती ना करें और कंपनी के काम में कोई रुकावट ना आए, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। वो जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगा। लियो रोयान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? ये ऑफिस आकर तुम्हारी बेइज्जती कर चुका है? कब? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। काओ शुकुन हिचकिचाते हुए बोला, वो
बस उसी दिन, जिस दिन मैंने आपके असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया था। लियो रोयान की आंखों में गुस्सा उबलने लगा। वो मेरे और करीब आई और मुझे घूरने लगी। मैंने बड़ी बेबाकी से कबूल किया, हाँ बिल्कुल सही, उस दिन मैं वाकई ऑफिस गया था। इस घटना से पहले काओ शुकुन की वजह से मेरा और लियू रोयान का अनगिनत बार झगड़ा हो चुका था। मुझे याद है, एक बार आधी रात को काओ शुकुन को बुखार आया तो उसे अस्पताल जाने के लिए लियू रोयान का साथ चाहिए था। काओ शुकुन रास्ता भटक जाता तो उसे लियू रोयान की जरूरत पड़ती। वो नए कपड़े खरीदता तो फोटो भेजकर पूछता कि उस पर कौन सा सबसे अच्छा लगेगा। हमारे बीच इसी बात पर रोज बहस होती, रोज बड्ढे बड्ढे जगद्दे होते। मैंने कितनी बार उससे कहा था, लियू रोयान क्या तुम एक बार, सिर्फ एक बार मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं रख सकती? मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें किसी और मर्द के इतने करीब नहीं देख सकता। मुझे तकलीफ होती है। तुम जानती हो कि इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई नहीं है। उस वक्त उसने बड़े प्यार से मेरे आंसू पोंछे थे और वादा किया था कि वो काओ शुकुन से दूरी बनाकर रखेगी। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों बाद मुझे शुकुन का एक मैसेज मिला। हे क्यांग भाई, आपके रोकने से आखिर होगा क्या? मैं बस 2 बूंद आंसू बहाता हूं और लियू रुयान दीदी मुझे अपना असिस्टेंट बनाने के लिए मान जाती हैं। मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहा है, जानबूझकर मुझे भटकाने के लिए ये सब मनगढ़ंत बातें कर रहा है। वो बस हमारे बीच दरार पैदा करना चाहता है। मुझे पूरा यकीन था कि लियू रुयान मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन फिर भी मन में एक अनजानी सी घबराहट थी। मैं दबे पांव लियू रुयान के ऑफिस पहुंचा और वहां पहुंचते ही मेरी नजर असिस्टेंट के केबिन में बैठे काओ शुकुन पर पड़ी। उसने बड्ढे नखरे से अपने बालों को पीछे किया और बड्ढे घमंड के साथ मेरी तरफ देखा। हे क्यांग भाई, क्या मेरे ये ईयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं? लियू रुयान दीदी ने मुझे नौकरी शुरू करने पर तोहफे में दिए हैं। उसकी वो शक्ल और वो बातें, मुझे इतनी घिन आई कि मैंने हाथ उठाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जट्टा दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, अक्काओ शुकुन, दूसरों की छोड़ दी हुई चीजें उठाने में क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गंदा महसूस नहीं होता? उस वक्त वो अपना गाल पकड़ देकर खद्दिसा रह गया, बदतमीजी से मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। उसने कहा था, हे कियांग भाई, क्या आपको यह एहसास होने लगा है कि आप लियू रुयान दीदी को खोने वाले हैं? क्या इसीलिए आपको इतना डर लग रहा है? और आज वही काव शुकुन अपनी आंखों में नकली आंसू भरकर अपने चेहरे के उस हिस्से को सहला रहा था जहां मैंने उसे कभी मारा भी नहीं था। वो सुबकते हुए बोला, हे कियांग भाई ने उस दिन मुझे बस एक थप्पड़ लिहाज ही तो मारा था। कोई बात नहीं, अगर मुझे मारने से उनका गुस्सा शांत होता है और लियू रुयान दीदी पर कोई आंच नहीं आती तो मुझे ये दर्द भी मंजूर है। लियो रोयान ने जब ये सुना तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड्डीडीएच गया। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मुझे जिंदा निगल जाएगी। उसकी आवाज में रत्ती भर भी रहम नहीं था। वो बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोली, हे कियांग, मुझे लगा था कि तुम बस थोड़े जिद्दी हो और तुम्हारा मुझ पर हक जताने का तरीका थोड़ा गलत है। इसीलिए तुम शुकुन का वापस आना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए और घटिया इंसान निकलोगे। मैं सन्न होकर उसकी तरफ देखता रह गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या तुम वाकई मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? लियो रुयान ने नफरत से मुंह फेर लिया और कहा, सच तो सबके सामने है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। रोयान, तुम जानती हो कि मुझे शराब से एलर्जी है, मैं इसे पी नहीं सकता। मैंने टकटकी लगाई उसे देखते हुए कहा। उसने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तो फिर तुम आज यहां आए ही क्यों हो? उसकी नजरें मेरे पीछे दरवाजे की तरफ टिक गई थीं और उसका चेहरा सख्त हो गया था। अगर तुम यहां माफी मांगने नहीं आए हो तो तुम अभी के अभी यहां से जा सकते हो। मेरा दिल ऐसा तड़प उठा जैसे उसमें हजारों सुइयां एक साथ चुभ गई हों। मेरी आंख से एक आंसू टपका और फर्श पर गिरकर कहीं गायब हो गया। मुझे खुद पर ही हैरानी हुई। यहां आने से पहले मैंने इस दुनिया को छोड़ डरने का पूरा मन बना लिया था। फिर भी न जाने क्यों मेरे दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। शायद शायद ये सब महज एक गलतफहमी हो। शायद शायद वो अब भी मुझसे प्यार करती हो। लेकिन अफसोस, शराब की उस बोतल ने बची कुची उम्मीदों का भी गला घोंट दिया। लियू रुयान, अब मुझे तुम नहीं चाहिए। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या अगर मैं यह पूरी बोतल पी लूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या तब तुम मेरे साथ घर चलोगी? काओ शुकुन भी बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा। लियू रुयान की आंखों में कोई हलचल नहीं थी। वो एकदम शांत और बेजान लग रही थी। उसकी आवाज में वही पुराना ठंडापन था। तुम्हें मुझसे नहीं, काओ शुकुन से माफी मांगनी है। हे कियांग, तुम अब बच्चे नहीं हो। तुम्हें अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेनी आनी चाहिए।
मैंने अपने गले में अटकी उस कड़ीडी आहट को किसी तरह अंदर निगला और बेजान होकर सिर हिलाया। ठीक है, पर अगले ही पल किसी ने मेरे हाथ से वो बोतल छीन ली। पूरी बोतल पी ली तो जान भी जा सकती है। वो शेन युचू थी। उसे देखकर लियू रोयान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने शेन यूचू की तरफ देखा तक नहीं, उसकी नजरें बस मुझ पर टिकी थीं। उसने कहा, हे कियांग, फैसला तुम्हारा है, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रही। मेरा दिल पहले ही टूटकर चकनाचूर हो चुका था, इसीलिए अब मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मैं पीऊंगा। मैंने जिद करके शेन यूचू के हाथ से बोतल वापस ले ली। एक बार फिर धीमी आवाज में उसे शुक्रिया कहा और बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। मैं बड्ढे बड्ढे घूंट लेकर उस शराब को निगलने लगा। जब मेरा होश धीरे धीरे जवाब देने लगा तो मुझे धुंधला सा दिखा कि लियू रुयान बेडम को हटाती हुई मेरी तरफ भागती हुई आ रही है। किसी ने मेरे हाथ से बोतल छीन ली और मेरा शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। लियू रुयान, ये शराब बहुत कड़वी है। होश खोने के बाद सपनों में मैं जैसे 7 साल पीछे चला गया, जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था। उस वक्त की लियू रुयान बहुत उदास और सहमी हुई सी रहती थी। वो बहुत ही चिड़चिड़ी और बेरहम थी। वो एक नाजायज औलाद थी जिसे उसके पिता की मौत के बाद ही लियू परिवार में जगह मिली थी। तभी सिस्टम ने मुझे कहानी की याद दिलाई। जब लियू रुयान छोटी थी और पहली बार अपने परिवार के पास आई थी, तो रईस खानदान के दूसरे बच्चे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे अक्सर उसे परेशान किया करते थे। एक बार जब उन रईस बच्चों का एक झुंड वाटर गन से उस पर पानी डाल रहा था, तब काओ शुकुन ने आगे बढ़कर उसे बचाया था। वही पल लियू रुयान की यादों में एक खूबसूरत और कभी न भूलने वाला एहसान बन गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि काओ शुकुन ने यह सब सिर्फ पास खटीनी उस कहानी की मेन लीड लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किया था। वो बस अपनी बहादुरी और अच्छाई का नाटक कर रहा था। लियू रोयान तो उसके लिए महज एक जरिया थी। जब मैं इस दुनिया में आया, तब तक लियू रोयान धीरे धीरे लियू परिवार में अपनी जगह बना चुकी थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही हिंसक और गुस्सा भरा था। बिजनेस करने का उसका तरीका इतना बेरहम था कि लियू परिवार के बड़े बुजुर्ग उसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते थे। मैं एक पुराने और रईस खानदान का छोटा बेटा था जो अभी अभी विदेश से लौटा था। जब हमारी मुलाकात हुई तो लियू रुयान को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन हमारे रिश्ते में कोई प्रगति नहीं हुई। फिर एक दिन मैं अपनी माँ की जगह एक बड़ी डील के सिलसिले में एक मीटिंग में गया। लियू रोयान भी वहीं मौजूद थी। वहां खाने की मेज पर कुछ रसूखदार लोग जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने शर्त रखी कि मुझे मेज पर बैठे हर एक शख्स के सम्मान में शराब पीनी होगी। अभी एक ही जाम अंदर गया था कि मेरा शरीर खुजलाने लगा और धीरे धीरे लाल चकत्ते उभर आए। जैसे ही दूसरा जाम मेरे होंठों तक पहुंचा, किसी ने मजबूती से मेरी कलाई पकड़ खींच ली। वो लियू रोयाना थी। उसने मेरे हाथ से गिलास ले लिया और मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा। उसने कहा, लियू और हेप परिवार के रिश्ते बहुत पुराने और गहरे हैं। अब बाकी के जाम मैं अपने इस छोटे भाई की तरफ से पीऊंगी। और फिर महफिल की उस गहमा घमी के बीच, महफिल की उस हलचल के बीच, उसने बड़ी चतुराई से सबका ध्यान मुझ पर से हटा दिया। साथ ही उसने अपना सिर मेरी तरफ झुकाया और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है, तो मेरा सुझाव है कि तुम अभी चुपचाप यहां से निकल जाओ और दवाई ले लो। मैं तुम्हें कवर कर लूंगी। मैं उसे बस देखता रह गया। लेकिन अगले ही पल वो दोबारा सबकी बातों में मशगूल हो गई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो पूरे आत्मविश्वास और शालीनता के साथ सबसे मिल रही थी। उसी एक पल में मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरा दिल उस पर आ गया है। उसके बाद मैं जानबूझकर बार बार उसके सामने आने लगा। मैंने अपनी केयर और प्यार से धीरे धीरे उसके स्वभाव की कड़ीडी डिचवाहट को पिघलाना शुरू कर दिया। मैंने लियू परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ उसके रिश्तों को सुधारा और अपने परिवार के रसूख का इस्तेमाल करके उसे एक के बाद एक कई बड़ी डील्स दिलवाई। धीरे धीरे कंपनी में उसका रुतबा और उसकी अहमियत बढ़ाने लगी। काम के सिलसिले में हमने पूरी दुनिया की खाक छानी थी। मुझे याद है दक्षिण पूर्व एशिया की वो मीटिंग, जब हम वहां की आपसी दुश्मनी के बीच फंस गए थे। हम 3 दिन और 3 रातों तक वहां कैद रहे। जैसे ही हम उस बरसाती जंगल से बाहर निकलने वाले थे, हमारा सामना कुछ डकैतों से हो गया। मैंने ढाल बनकर उसे अपने पीछे छिपा लिया और एक गोली सीधे मेरे सीने के बाईं तरफ आकर लगी। मौत बिल्कुल करीब थी, पर तभी ऐन मौके पर हमारी भेजी हुई मदद वहां पहुंच गई और उन खूंखार बदमाशों के चंगुल से हमें बचा लिया। अस्पताल ले जाते वक्त एम्बुलेंस में मैंने लियू रोयान को पहली बार रोते देखा। उसकी आंखों से गिरते आंसुओं की बूंदें मेरे जिस्म पर पड रही थीं। वो बुरी तरह कांप रही थी और बार बार मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतना पागल क्यों हूं। वो गिद्धाते हुए मुझसे बस एक ही गुजारिश कर रही थी, रुको, अभी हार मत मानना। उसने कहा था कि अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। उसने सिसकते हुए कहा,
तुम अभी मेरे पति नहीं बने हो, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं मर सकते। उस पल मुझे सच में लगा था कि बस मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मैंने अपना हाथ उठाकर लियू रुयान के चेहरे को छुआ और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, रो मत रुयान, आखिर मैं तुम्हारे लिए ही तो इस दुनिया में आया हूं। ठीक उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट, आपका मिशन 100% पूरा हुआ। बधाई हो, आपने लियू रुयान का दिल जीत लिया है। खुशकिस्मती से गोली किसी जानलेवा जगह पर नहीं लगी थी, मेरी जान बच गई। 3 महीने के इलाज के बाद लियू रोयान ने एक ऐसी आलीशान और भव्य शादी की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। उसने मुझे अपना जीवन साथी बनाया। शादी के बाद न जाने कितनी रातें हमने एक दूसरे की बाहों में गुजारी, और हर बार वो मेरे कान में बस एक ही बात दोहराती थी कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। उस वक्त काओ शुकुन विदेश में अपनी पसंद की लड़की से शादी कर चुका था, और मुझे लगा था कि अब मेरी और लियू रोयान की जिंदगी में कोई तीसरा नहीं आएगा। बेहोशी और नशे की हालत में मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कपड़े बदल रहा है। मैंने जिद करते हुए उसे पीछे धकेल दिया और बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे मत छुओ, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी लियू रोयान है। मेरे कपड़े बदल रहे हाथ अचानक रुक गए। उसकी उंगलियां ठीक उसी जगह ठहर गईं जहां मुझे गोली लगी थी। वह घाव अब भर चुका था, वहां नया मांस आ चुका था, लेकिन उस निशान ने उस भयानक पल को हमेशा के लिए मेरे शरीर पर कैद कर दिया था। वह इंसान न जाने कितनी देर तक सुध बुद्ध खोकर मुझे देखती रही। फिर उसने बड़े प्यार से मुझे पुचकारते हुए कहा, मेरे बच्चे, जिद मत करो, पहले कपड़े बदल लो और नहा लो। उसके बाद उसने न जाने क्या क्या बातें की, लेकिन मेरा सिर इतना भारी था कि मैं कुछ सुन नहीं पाया। चुप हो जाओ, कितना शोर करती हो। मैंने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन इतना कहते ही न जाने क्यों मेरा दिल भर आया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। उसने धीरे से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? उसका यह पूछना बड़ था कि जैसे मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं और भी ज्यादा तेज रोने लगा और सुबकते हुए कहा, मेरी पत्नी अब किसी और को पसंद करने लगी है। वो मुझे बहुत परेशान करती है। अब मुझे वो नहीं चाहिए। मैं उसे छोड़ डाकर जा रहा हूं। वो इंसान जैसे पत्थर का हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मैं गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो बाहर उजाला हो चुका था। खिड़की के पर्दों से छनकर आती धूप पूरे कमरे में फैल रही थी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट, कल आप यहां से चले जाएंगे। क्या अब भी कोई कसर बाकी है? उसने आगाह किया, लियू कुतिया, लियू डॉग, बाहर ही खड्डी दी है। सिस्टम की बात खत्म होते ही लियू रोयान हाथ में शहद का पानी लिए दरवाजे पर दिखाई दी। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने पूछा, हे कियांग, तुम जाग गए? मैंने गिलास अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि लियू रुयान के हाथ से ही शहद का पानी पीने लगा। ऐसी नजदीकी हमारे बीच बहुत लंबे समय बाद हुई थी। जब से काऊ शुकुन वापस आया था, मुझे रुयान से घिन आने लगी थी। मैंने उसे खुद को छूने तक की इजाजत नहीं दी थी। मेरी इस हरकत से लियू रुयान की काली आंखों में एक चमक आ गई और उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जब जानते थे कि तुम शराब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर इतनी जिद क्यों की? उसने डांटते हुए कहा। लेकिन शायद उसे तुरंत याद आ गया कि इस सब की असली वजह वही थी। वह अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। वह वहीं खड़ी रही, जैसे इंतजार कर रही हो कि अब मैं उस पर कोई तंज कसूंगा या उसे खरी खोटी सुनाऊंगा। पिछले कुछ समय से हमारे बीच का रिश्ता बस ऐसा ही रह गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर तंज के बजाय सिर्फ एक माफी भरी मुस्कान थी। मैंने कहा, तुम सही कह रही हो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लियू रुयान ने बड़ी हैरानी से मेरे करीब आकर मुझे देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, उसके होंठ हिले भी, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। तभी मैंने खुद ही बात आगे बढ़ाई, लियो रोयान, क्या आज तुम मेरे साथ दादी से मिलने चलोगी? उसने फौरन सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, सच तो यह है कि दादी काफी समय से तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। हम दोनों साथ में सुपरमार्केट गए। वहां हम एक दूसरे का हाथ थामे हेल्थ सप्लीमेंट्स वाले हिस्से में पहुंचे। मैं बहुत ध्यान से एक एक करके सामान चुन रहा था और बीच बीच में उसकी राय भी ले रहा था। जब मैंने कई बार उससे सवाल पूछे तो उसने अपने माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस लियू, क्या आप पूरा सुपरमार्केट ही घर ले जाने का इरादा रखती है? मैंने बड़ी मासूमियत से उसकी तरफ देखा। तभी मेरा ध्यान गया कि जो सामान मैंने चुना था वह ढेर होकर एक ऊंचे पहाड़ जैसा बन गया है। लियू रोयान अभी भी मेरा मजाक उड़ा रही थी। उसने कहा, लगता है आज मैं गलत गाड़ी लेकर आ गई हूं। मुझे बेंटले बेंटली नहीं, बल्कि एक ट्रक लाना चाहिए था ताकि लियू मिसेस की इस लूट को घर ले जाया जा सके।
मेरा चेहरा हल्का सा लाल हो गया और मैंने हंसते हुए उसे धीरे से मारा। उसकी वो प्यारी सी मुस्कुराहट मुझे चारों तरफ से सुकून दे रही थी। मैंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ज्यादा खरीदना ही अच्छा है ताकि बाद में दादी के लिए सामान कम न पड़े। अरे, जब बाद में जरूरत होगी तब फिर आकर ले लेंगे। उसने सहज भाव से जवाब दिया। मैं बस मुस्कुरा दिया, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपना सिर झुकाया और दोबारा सामान चुनने लगा। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी नजरें मेरे पीछे टिकी हुई हैं, जैसे वो मुझे गहराई से समझने की कोशिश कर रही हो। मैंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया और अपना काम करता रहा। सब कुछ चुन लेने के बाद मैंने लियो रोयान से कहा कि वह घर के मैनेजर को फोन कर दे ताकि वो आकर मेरा चुना हुआ सामान ले जाए। हम अपने हाथों में बस सबसे अच्छे 2 पैकेट लेकर आगे बढ़े। जब हम सुपरमार्केट की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे तो मैं अचानक चौंक गया। ओह नहीं, मैं तो भूल ही गया। लियो रोयान ने मुझे परेशान देखकर फौरन पूछा, क्या हुआ? क्या भूल गए? मैं तुरंत कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और बोला, मैं दादी के लिए नी कैप और बेल्ट खरीदना भूल गया। उनके घुटनों और कमर में अक्सर दर्द रहता है। लियो रोयान ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर मेरे पीछे आई। उसने पीछे से मेरी कमर में हाथ डाला और हार मानते हुए मुस्कुराकर बोली, मिसेस लियू, अभी मौसम इतना गर्म है, अभी इन सब चीजों की क्या जरूरत है? मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, जब ठंड बढ़ेगी तब इनकी जरूरत पड्डा ढेगी। इतना कहकर मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और वापस सुपरमार्केट की तरफ बढ़ने लगा। लियो रोयान ने एक लंबा डग भरा और मेरा हाथ पकड़ डेचकर मुझे रोका। हे कियांग, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? घुटनों और कमर के बेल्ट हम सर्दियों में साथ आकर खरीदेंगे, ठीक है? इतना कहकर उसने मेरे विरोध को अनसुना कर दिया और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस कार की तरफ खींच ले गई। छोड़ो भी लियो रोयान। मैंने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। कल मुझे यहां से चले जाना है और मैं अपने आखिरी दिन उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था। कार फिर से मेन रोड पर दौड़ने लगी। लियो रोयान बिल्कुल खामोश थी। उस सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी थी। इस चुप्पी को तोड़ने के लिए मैं बेवजह यहां वहां हाथ मारने लगा। अचानक मेरा हाथ कार के डैशबोर्ड पर लटके उस कार हैंगिंग लटकन पर पड़ा। उसे छूते ही लियो रोयान के हाथ स्टायरिंग व्हील पर लड़खड़ा गए और कार हल्की सी डगमगा गई। उसने तुरंत एक नजर मेरे हाथ पर डाली जो उस लटकन पर टिका था और हड़बड़ाते हुए सफाई दी। वो पिछली बार जब जुकुन मेरी कार में बैठा था तो उसने मस्ती मस्ती में यह खरगोश यहां टांग दिया था। घर पहुंचते ही मैं पुराना वाला 8 मांगलिक प्रतीकों वाला हैंगिंग वापस लगा दूंगी। मैं थोड़ा ठिठका, फिर उस खरगोश के सफेद और मुलायम बालों को सहलाते हुए धीरे से बोला, रहने दो, मत बदलो, यह खरगोश काफी प्यारा है। तभी सामने की पीली लाइट लाल हो गई। लियो रुयान ने कार रोकी और गर्दन घुमाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में ढेरों सवाल थे। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? पहले तो अगर मेरे आसपास झुकुन की कोई भी चीज दिख जाती थी तो तुम बहुत नाराज होते थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, तो ये बात है। अब जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो भला गुस्सा कैसा? पहले शायद मैं ही गलत था। मैंने शांति से सामने खड़ी कार की नंबर प्लेट की ओर देखते हुए कहा, चाओ जुकुन और तुम्हारा बचपन का साथ है। अब उसका तलाक हो चुका है, वह देश वापस आ गया है और उसका परिवार भी बिखर चुका है। ऐसे में तुम्हारा उसका साथ देना तो लाजमी है। मुझे उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति और चिंता दिखानी चाहिए थी। पहले इस तरह जलन और छोटी-छोटी बातों पर लड़ना वाकई गलत था। मैंने एक लंबी ठंडी आह भरी। लियो रुयान के माथे पर सिलवटें और गहरी हो गईं। लेकिन वो 8 मांगलिक प्रतीकों वाला हैंगिंग तो तुम खुद मंदिर में माथा टेक कर मन्नत मांग कर लाए थे। क्या तुम्हें अब उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता? तभी सामने की रेड लाइट ग्रीन हो गई। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे इशारा किया, लाइट ग्रीन हो गई है। लियो रोयान 2 सेकंड तक खामोशी से मुझे देखती रही। फिर उसने कार आगे बढ़ा दी। मैंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और खामोशी से बाहर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देखने लगा। क्या मुझे फर्क पड़ता है? मैंने खुद से पूछा। मेरा दिमाग यादों के उस गलियारे में पीछे चला गया जब मैं वुताई पर्वत गया था। उस वक्त लियू रुयान पूरी तरह से लियू इंडस्ट्रीज की कमान संभाल चुकी थी। लेकिन बोर्ड के सदस्यों में कई लोग उसके खिलाफ थे। उसके कड़िड़िड़े से व्यापारिक फैसलों ने चारों तरफ दुश्मन खड़े कर दिए थे और हर कुछ समय बाद उसकी जान पर खतरे की खबरें आती रहती थीं। मैं हर दिन इसी डर में जीता था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। एक बार फिर जब मैं एक बुरे सपने से चौंक कर जागा तो मैंने वुताई पर्वत जाने का फैसला किया। वहां मैंने 3 कदम और एक दंडवत, 3 bows 9 kowtows की कठिन यात्रा की और हर पल सच्चे दिल से भगवान से यही प्रार्थना की कि लियू रुयान हमेशा सलामत रहे। वो 8 मांगलिक प्रतीकों
8 ऑस्पिशियस सिंबल्स वाला कार हैंगिंग भी मैंने उसी वक्त अभिमंत्रित करवा कर लिया था। उन 8 प्रतीकों में छत्र, स्वर्ण, मत्स्य, कलश, कमल, शंख, अनंत गांठ, विजय ध्वज और धर्मचक्र शामिल थे, जो सौभाग्य से, बुद्धि और हर संकट से रक्षा का प्रतीक माने जाते हैं। कुल 1080 सीढ़ियां थीं। उन सीढ़ियों ने मेरे घुटनों और माथे की खाल तक उधेड़ दी थी। जब मैं उस अभिमंत्रित सुरक्षा कवच को लेकर घर पहुंचा, तब जाकर लियू रुयान को सब पता चला। वह मेरे घावों को देखकर रो पड़ी थी। उसने बड़े प्यार से मेरे माथे को चूमा और उस 8 मांगलिक प्रतीकों वाले हैंगिंग को किसी बेशकीमती खजाने की तरह थाम लिया था। उसने तब कहा था, जब तक यह साथ है, हम साथ हैं। आज वो सुरक्षा कवच न जाने कहाँ खो गया है, और सच तो यह है कि अब मैं उसके बारे में पूछना भी नहीं चाहता। मैंने जिस लियू रोयान से सच्चा प्यार किया था, वह थी जो कभी वफादार और जुनूनी हुआ करती थी, न कि यह औरत जो आज दुविधा में फंसी है और चाओ जुकुन को मुझे नीचा दिखाने की खुली छूट दे रही है। हे कियांग, उसने धीमी आवाज में मेरा नाम पुकारा, लेकिन तभी उसके फोन की रिंगटोन ने बात काट दी। हम दोनों ने एक साथ स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर चाओ जुकुन का नाम चमक रहा था। तुम गाड़ी चला रही हो, फोन उठाना मुश्किल होगा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मेरे इतना कहते ही, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मैंने सीधे वीडियो कॉल रिसीव कर ली। लियू रुयान दीदी। वीडियो के दूसरी तरफ से चाओ झुकुन की कमजोर और लाचार आवाज आई। लियू रुयान ने घबराहट में अपना थूक निगला और सहमी हुई नजरों से मेरी ओर देखा। फिर उसने फोन की तरफ मुंह करके पूछा, क्या हुआ जुकुन? लियू रुयान दीदी, अब मैं क्या करूं? मैं अभी पानी उबाल रहा था और गलती से मेरा पैर जल गया। वह धीरे धीरे सुबकने लगा। बहुत दर्द हो रहा है। उहूं, उहूं। कहते हुए उसने कैमरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। वीडियो में चाओ झुकुन की पिंडली वाला हिस्सा पूरी तरह लाल दिखाई दे रहा था। यह देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लियो रोयान का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए यह लड़का वाकई खुद को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। लियो रोयान के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने दबी हुई आवाज में पूछा, इतनी लापरवाही कैसे कर दी? क्या घर पर कोई दवाई है? ना, नहीं। चाओ झुकुन रोते हुए बोला, दीदी, मैं घर पर अकेला हूं और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप क्या आप एक बार आ सकती हैं? गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। लियू रोयान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपके से शीशे में मेरा रिएक्शन देखने की कोशिश की। मैंने बिल्कुल शांत रहते हुए बड़े प्यार से कहा, अगर उसे इतनी चोट लगी है तो तुम्हें जाना चाहिए। बस अगले चौराहे पर मुझे उतार दो, मैं टैक्सी लेकर घर चला जाऊंगा। लियो रोयान के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी आसानी से उसे जाने दूंगा। उसकी आंखों में अब चिंता के साथ साथ एक अजीब सा अपराध बोध, गिल्ट भी झलक रहा था। वैसे, अगर खौलते पानी से पैर जला है तो वह सिर्फ लाल नहीं पड़ना चाहिए, छाले भी होने चाहिए, मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। मेरी हंसी सुनकर वीडियो के उस पार चाओ जुकुन की आवाज में घबराहट भर गई। लियू रोयान दीदी, क्या हे कियांग भाई भी साथ हैं? क्या क्या मैंने फिर से आप दोनों की डेट खराब कर दी? उसने अपनी आवाज को और भी दुखी कर लिया। आई एम सॉरी दीदी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं और किसे फोन करूं। आप जानती हैं कि यहां मेरा अब कोई अपना नहीं बचा है। खैर छोड़िए, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता। स्क्रीन पर चाओ जुकुन ने अपने होंठों को जोर से भींच लिया। वह खुद को दुनिया का सबसे बेसहारा इंसान दिखाने की कोशिश कर रहा था। तुम घबराओ मत। लियू रोयान ने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया और साइड से गाड़ी ओवरटेक करने लगी। वह जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना चाहती थी, पर अगले ही पल उसे जैसे कुछ याद आया। उसने अपनी रफ्तार धीमी की और फिर से शीशे में मुझे देखा। उसे शायद एहसास हुआ कि बगल में बैठा उसका पति अब उसकी इन हरकतों पर न तो चिल्ला रहा है और न ही झगड़ रहा है। वह तो बस एक अजनबी की तरह तमाशा देख रहा है। मैंने उसकी ओर देखकर बस इतना ही कहा, इतना मत सोचो। वह अकेला है, उसे तुम्हारी जरूरत है। मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। लियो रोयान की पकड़ स्टीयरिंग पर और सख्त हो गई। मेरी इस परेशान न होने वाली बात ने उसे चैन देने के बजाय और भी बेचैन कर दिया था। उसने बड़े प्यार से चाओ झुकुन को समझाया, अभी मुझे तुम्हारे जीजा जी के साथ एक जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकती। मैं शेन यूचू को फोन कर देती हूँ, वह तुम्हारे पास आज जाएगी। मैं हैरान होकर फटी आंखों से लियो रोयान को देखने लगा। वीडियो कॉल कट चुकी थी। लियो रोयान ने घबराहट में अपनी पलकें झपकाईं और मुझसे पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरे मुंह से एक ठंडी और तंज भरी हंसी निकल गई। तो उसे मना करना भी आता है? यानी वह हमेशा से जानती थी कि चाओ झुकुन कब नाटक कर रहा है और कब उसकी बातें झूठी हैं। तो फिर पहले जब मैं बार बार उससे लड़ता था और वह हर बार अपनी सफाई में हजारों दलीलें देती थी, उन सब का क्या मतलब था? जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने खुद ही शेन यूचू का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। मुझे अपनी 3 साल की मेहनत और उस पागलपन जैसी मोहब्बत पर हंसी आ रही थी।
जिस इनकार के लिए मैं सालों तरसता रहा, वह आज इतनी आसानी से उसकी जुबान पर आ गया, जब मैं सब कुछ छोड़कर जाने का मन बना चुका हूं। लियो रोयान, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने शेन यूचू को फोन करके चाओ जुकुन की देखभाल करने को कहा। शेन यूचू ने फोन पर ही उसे बुरी तरह झाड़ दिया। अरे यार, देख, मैं तेरी और कोई भी मदद कर सकती हूं, पर यह काम मुझसे नहीं होगा। उस ग्रीन टी ढोंगी लड़के की शक्ल देखते ही मुझे उल्टी आती है। शेन यूचू का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तुझे हमेशा उस पर तरस आता है, लेकिन उसकी बदहाली के लिए मेरे जीजाजी जिम्मेदार नहीं है। देख, बाद में मुझे मत कोसना। मैं तुझे अभी आगाह कर रही हूं, अगर तू इसी तरह अंधी बनी रही और उसके इशारों पर नाचती रही, तो एक दिन जीजाजी को पूरी तरह खो देगी। गाड़ी के सन्नाटे में शेन यूचू की आवाज साफ गूंज रही थी। लियो रुयान ने शर्मिंदगी के मारे अपनी पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत कर ली। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई। होस्ट, ये शेन यूचू तो कमाल की चीज है। असली ढोंगी पहचानने वाली एक्सपर्ट तो यही है। सिस्टम की अचानक आवाज से मैं हकबकाया और मेरा शरीर झटके से आगे की ओर झुक गया। लियो रोयान, जो फोन पर बात कर रही थी, उसने फुर्ती दिखाते हुए अपना हाथ मेरे आगे फैला दिया ताकि मेरा सिर डैशबोर्ड से न टकरा जाए। मैं थोड़ा ठिठका और अनजाने में मेरे मुंह से निकला, शुक्रिया। उसकी आंखों में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। उसने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरना चाहा और कहा, हे कियांग, हम पति पत्नी हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली और उसके हाथ से दूर हो गया। उसका हाथ हवा में ही ठिठक कर रह गया। मुझे अपनी प्रतिक्रिया का एहसास हुआ तो मैंने उसे शांत करते हुए कहा, तुम पहले गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। जैसे ही हम लियू परिवार की पुरानी हवेली के पास पहुंचने वाले थे, लियू रुयान का फोन फिर से बज उठा। इस बार भी चाओ जुकुन ही था। लियू रुयान के माथे पर चिड़चिड़ाहट साफ दिखी। उसने फोन उठाया और रूखे स्वर में पूछा, अब फिर क्या हुआ? शायद उसकी आवाज की यह बेरुखी चाओ जुकुन के लिए बिल्कुल नई थी, जिसे सुनकर वह सन्न रह गया। वह कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया, फिर उसके रोने की आवाज आई। लियू रोयान दीदी, मैं दर्द से मरा जा रहा हूं, क्या आप वाकई मुझे इस हाल में छोड़ दी देंगी? पुरानी हवेली बस आने ही वाली थी। लियू रोयान के चेहरे पर कशमकश साफ दिख रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, पहले चाओ जुकुन को देख लो, वह खामी है, उसे किसी के साथ की जरूरत है। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया। उसने बट्ठे दुख के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें भी तो साथ की जरूरत है। लियू रोयान दीदी, चाओ झुकुन की आवाज अचानक तेज और तीखी हो गई। बचपन में तुमने मुझसे वादा किया था कि जब भी मुझे जरूरत होगी, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। क्या तुम भूल गई? लियू रुयान का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। उसने अनजाने में मेरी ओर देखा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बड़ी बेरुखी से कहा, कोई बात नहीं, दादी का घर अब यहां से ज्यादा दूर नहीं है, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। लियू रुयान अभी भी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मेरा रवैया जितना नरम था, उतना ही अटल भी। आखिरकार उसने चाओ झुक्कुन के पास जाने की बात मान ली, पर फिर भी जिद करके पहले मुझे पुरानी हवेली के दरवाजे तक छोड़ने आई। गाड़ी से उतरते ही उसने बड़ी बेचैनी से मेरी ओर देखा और कहा, हे क्यांग, तुम पहले जाकर दादी से मिलो। मैं बस अभी गई और अभी आई। मैंने बहुत ही कोमलता से उसे देखा। मेरी आंखों में पानी जैसी शांति थी। धीरे धीरे उसकी कार की परछाई मेरी नजरों के सामने छोटी होती गई और फिर ओझल हो गई। अलविदा, लियू रोयान। तभी मेरा फोन थरथराया। मैंने देखा तो चाओ झुकुन का मैसेज था। हे कियांग, तुम्हें क्या लगता है कि उस बुढ़िया के दम पर तुम लियू रोयान दीदी को रोक लोगे? आखिर में हार तुम्हारी ही हुई। मैंने बिना किसी हलचल के टाइप किया। क्या तुम वाकई इस बात को लेकर पक्के हो? सच तो यह है कि आज लियू रोयान के साथ मेरा यह पूरा प्रोग्राम मैंने ही खुद चाओ चुकुन को लीक किया था। रास्ते में उसका फोन आएगा, यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। हालांकि इस तरह के नज़ारे पहले न जाने कितनी बार हो चुके थे, लेकिन मुझे एक और बार ऐसा होने से कोई ऐतराज नहीं था। मैं चाहता था कि मेरे जाने के बाद लियू रोयान के दिल में मेरे लिए पछतावा और ग्लानि, गिल्ट की एक और गहरी परत जम जाए। अभी थोड़ी देर पहले उसके बर्ताव से साफ था कि उसके दिल में अब भी मेरे लिए भावनाएं बची हैं। शायद आज अगर मैं सिर्फ एक बार कह देता तो वह चाओ झुकुन के उस मासूम नाटक को नजरअंदाज कर देती और मेरे साथ रुक जाती। लेकिन अफसोस, अब जागने का कोई फायदा नहीं। मुझे ऐसी देर से आई अक्ल की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो मुझे इससे घिन आती है। मैं यह देखने के लिए भी उत्सुक हूं कि क्या आज के बाद भी वह खुद को उतनी ही बड़ी विजेता समझेगी जितनी अभी समझ रही है। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ मैं हवेली की ओर बढ़ने लगा।
दादी पहले से ही अपनी लाठी के सहारे हवेली से बाहर निकल आई थीं। उनके सफेद बाल धूप में चांदी की तरह चमक रहे थे। इस दुनिया में जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार और दुलार दिया, आखिरकार उनसे भी आखिरी विदा लेने का वक्त आ गया था। उन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह मासूम और दयालु दिखने वाली बुजुर्ग महिला कभी जुर्म और कानून की दुनिया की बेताज बादशाह हुआ करती थी। जरा तुम लोग भी तो देखो, क्या हमारे हे कियांग के सिर पर भी सफेद बाल उग आए हैं? दादी ने पास खटीठे मैनेजर से मुस्कुराते हुए पूछा। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़िढिहच गया कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं। मैनेजर ने हंसते हुए बात साफ की। मालकिन कह रही हैं कि छोटे मालिक अभी इतने जवान हैं, फिर भी किसी बूढ़ी अम्मा की तरह हर छोटी बात पर टोका टाकी और किटकिट करते रहते हैं। उनकी बात सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कल मुझे इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ डालकर चले जाना है। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, पर मन ही मन एक कसक सी हुई। कल तो मुझे इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाना है, इसीलिए आज भावनाओं में बहकर मैंने उन्हें ढेर सारी नसीहतें दे डालीं और बदले में दादी ने मेरा ही मजाक उड़ा दिया। मेरे निकलने का वक्त हो गया था, लेकिन लियू रुयान अभी तक नहीं आई थी। दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत मैनेजर को हुक्म दिया कि उसे फोन लगाओ और यहां पेश होने को कहो। आज उसकी क्लास लगेगी। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। होस्ट, बेफिक्र रहो, मैंने लियू की सेटिंग ऐसी कर दी है कि उसका फोन अनरीचेबल ही बताएगा। और हुआ भी यही। मैनेजर ने बेबसी से सिर हिला दिया। दादी का पारा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को काम पर लगा दिया कि पता लगाओ वह कमबख्त आखिर है कहाँ और क्या गुल खिला रही है। उन्हें इतना गुस्से में देखकर मैं घबरा गया और उनकी पीठ सहलाने लगा ताकि उनकी सांसें काबू में आ सकें। उन्होंने एक पल के लिए मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए बेपनाह दर्द था। उन्होंने बड़े भारी मन से पूछा, बेटा, वह कब से तुझे इस तरह नजरअंदाज कर रही है? उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई, जिसमें सिर्फ दर्द छिपा था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। लियो रोयान बस आज काम में कुछ ज्यादा ही उलझ गई है। तू अभी भी उसकी तरफदारी कर रहा है? दादी का गुस्सा और भड़क गया। मैं जानता था कि मैं आज जितना ज्यादा बड़ा दिल दिखाऊंगा, कल लियो रोयान और उस चाओ झुकुन को उतनी ही कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। आखिर लियो खानदान का बच्चा बच्चा जानता है कि बड़ी मालकिन मुझे अपनी पोती लियो रोयान से भी कहीं ज्यादा प्यार करती है। दादी को उनके कमरे तक छोड़ने के बाद सिस्टम ने दिमाग में फुसफुसाते हुए बताया, होस्ट, वो कुतिया जानबूझकर नहीं रुकी है। दरअसल मैंने उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था। वह थोड़ा रुका और फिर मजे लेते हुए बोला, एक नहीं, लाइन से 3 गाड़ियां। दादी ने मुझे छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी भेजनी चाहिए, पर मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि लियू रुयान बस आती ही होगी ताकि वो निश्चिंत रहें, और फिर मैं खुद अकेले ही हवेली के गेट से बाहर निकल आया। हमारी और सिस्टम की योजना के मुताबिक हवेली से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद मुझे लुटेरों ने घेर लिया और फिर मेरी हत्या कर दी गई। जब वो सफेद चमकता हुआ चाकू मेरे पेट में घोंपा गया, ठीक उसी पल सिस्टम ने मेरी चेतना, कॉन्शियसनेस को मेरे शरीर से अलग कर दिया। गहरा लाल खून चाकू की धार से रिसकर बहने लगा और देखते ही देखते डामर की काली सड़क का एक बड़ा हिस्सा लाल रंग में डूब गया। शुक्र है मुझे उस दर्द का एहसास नहीं हुआ। सिस्टम ने मेरे फोन का कंट्रोल लिया और लियो रुयान को मेरा आखिरी कॉल मिलाया। वह फोन नहीं उठा सकी। अब आने वाली ना जाने कितनी रातों तक वह इसी पछतावे में तड़पिएगी कि कैसे उसने चाओ झुकुन के लिए मुझे बीच रास्ते में लावारिस छोड़ डा दिया था। उसे बार बार यही याद आएगा कि उसकी एक लापरवाही और उस आखिरी कॉल को न उठाने की वजह से उसने मुझे बचाने का वो इकलौता मौका भी खो दिया। उसका यही पछतावा अब उसकी पूरी जिंदगी का बोझ बन जाएगा। हत्यारे ने जब देखा कि जान चली गई है, तो वह बुरी तरह घबरा गया और मौके से फरार हो गया। कुछ ही मिनटों बाद मेरा फोन थरथराने लगा। पत्नी का फोन आ रहा है, पत्नी का फोन आ रहा है। लेकिन अब उस कॉल को उठाने वाला कोई नहीं बचा था। लुटेरों ने मेरे शरीर को एक अजीब और डरावनी स्थिति में मरोड़ दिया था। मेरी पीठ की हड्डी और घुटने टूट चुके थे और किसी भी सबूत को न छोड़ने के चक्कर में उन्होंने मुझ पर चाकू से दर्जनों वार किए थे। यह नजारा इतना खौफनाक था कि सिस्टम ने भी दया खाकर मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया। माफ करना दोस्त, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बेरहमी से यह सब प्लान कर दिया, सिस्टम ने धीरे से कहा। मैंने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। अगर यह इतना दर्दनाक और खौफनाक नहीं होता तो लियू रुयान अपनी पूरी जिंदगी आधी रात को उठ उठकर पछतावे की आग में कैसे जलती? फोन अब भी बिना रुके बज रहा था और मैं खामोशी से उसे देखता रहा। सिस्टम ने बताया कि अब इस दुनिया में मेरे अस्तित्व का, मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन एक रूह, आत्मा के रूप में बीतने वाला था। 2 घंटे बाद फोन की लोकेशन का पीछा करते हुए लियू रोयान मेरी लाश तक पहुंच गई।
सामने का मंजर देखकर वह जैसे पत्थर की हो गई। लियो रोयान ने कांपते हाथों से मेरी नाक के पास उंगलियां रखीं, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कोई सांस बची हो। लेकिन उस ठंडे और बेजान एहसास ने उसे अंदर तक झकझोर दिया और वह वहीं जमीन पर ढेर हो गई। सिस्टम पास ही खड़ा गालियां दे रहा था। थू है ऐसी घटिया औरत पर। अब इस पछतावे के नाटक का क्या फायदा? हे कियांग, हे कियांग, आंखें खोलो, प्लीज जाग जाओ। वह पागलों की तरह रो रही थी। उसने अपने हाथों से मेरे उन जख्मों को ढकने की कोशिश की जहां से खून निकल रहा था, लेकिन जख्म इतने ज्यादा थे और शरीर का सारा खून कब का सूख चुका था। यद्यपि मेरी रूह शरीर से अलग हो चुकी थी, फिर भी अपनी उस देह पर चाकू के उन गहरे और डरावने निशानों को देखकर मुझे अपनी बर्बादी का एहसास हो रहा था। लिू रोयान की चीखें उस सूनी सड़क पर गूंज रही थीं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे दिल में अब भी रह रहकर टीस उठ रही थी। लियू रुयान मेरे बेजान शरीर को अपनी बाहों में भरकर लड़खड़ाते हुए कार की ओर दौड़ी। गाड़ी इधर लाओ! वह पागलों की तरह चिल्लाई। दादी द्वारा भेजे गए मैनेजर ने, जो लियू रुयान के साथ मुझे ढूंढ रहा था, तुरंत गाड़ी उसके पास लाकर रोकी। पर जैसे ही उसकी नजर लियू रुयान की गोद में मुंह पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। छोटे मालिक, उन्हें इतनी बुरी चोट कैसे लगी? मैं और सिस्टम कार की पिछली सीट पर बैठे ये सब देख रहे थे। लियू रुयान ने एक्सीलेटर को पूरी ताकत से दबा दिया था। उसने एक के बाद एक दर्जनों रेड लाइट्स तोड़ी। मैनेजर डर के मारे उसे बार बार गाड़ी धीरे चलाने और सुरक्षा का ध्यान रखने की मिन्नतें कर रहा था, पर लियू रुयान ने अपनी दहाड़ से उसे खामोश कर दिया। जब हम अस्पताल पहुंचने वाले थे, लियू इंडस्ट्रीज के निजी अस्पताल के सभी बड़े विशेषज्ञों को इमरजेंसी में बुला लिया गया था। उसने मुझे स्ट्रेचर पर लिटाया और अपनी खून जैसी लाल आंखों से डॉक्टरों को चेतावनी दी, अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम में से कोई भी कल का सूरज नहीं देख पाएगा। ये मेरे पति हैं, लियू ग्रुप के दामाद। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, कौन सा तरीका अपनाओगे, बस मुझे यह इंसान जिंदा चाहिए। औसतन 40 साल से ज्यादा अनुभव वाले विशेषज्ञों की टीम ने एक एक करके कोशिश की, लेकिन मेरे उस शरीर को देखकर, जिसकी धड़ ढकने कब की थम चुकी थी, उन्होंने लाचारी में सिर हिला दिया। मुख्य डॉक्टर ने बेहद भारी मन से लियू रोयान को समझाने की कोशिश की। लियू प्रेसिडेंट, अब बेहतर यही होगा कि आप एक अच्छा फ्यूनरल आर्टिस्ट, शव श्रृंगारकर्ता बुला लें, ताकि साहब को एक गरिमापूर्ण विदाई दी जा सके। तुमने क्या कहा? लियो रुयान के गले की नसें गुस्से से तन गईं। उसने डॉक्टर का कॉलर पूरी ताकत से भींच लिया। उसकी आंखों में उस वक्त ऐसा खून सवार था मानो वो सामने खड़े हुए विशेषज्ञ को कच्चा चबा जाएगी। वहां मौजूद अनगिनत लोग उसे रोकने और समझाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन लियो रुयान किसी पागल की तरह चीखने चिल्लाने लगी। तुम लोगों ने अभी ठीक से कोशिश भी नहीं की है। तुम कौन होते हो उसे मृत घोषित करने वाले? अगर हे कियांग नहीं बचा तो मैं तुम सबको जिंदा दफना दूंगी। विशेषज्ञों की टीम उसकी ताकत और रसूख के आगे मजबूर हो गई और उन्होंने मेरे बेजान शरीर को फिर से आईसीयू में डाल दिया, बस एक दिखावे की कोशिश करने के लिए जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना था। सिस्टम ने अपने कान बंद कर लिए। होस्ट, ये लियू कुतिया तो पूरी तरह पागल हो गई है। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा ही रहा था कि तभी एक चीख ने मेरा ध्यान भटका दिया। दादी खबर मिलते ही वहां पहुंच गई थी। उनका झुक चुका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उन्होंने अपनी लाठी पूरी ताकत से जमीन पर पटकी। बेटा, तू अपनी इस बूढ़ी दादी को यह दिन दिखाने के लिए छोड़ गया? मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने धीरे से बुदबुदाते हुए माफी मांगी। माफ कर देना दादी, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। अब मैं कभी आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। अगले ही पल दादी ने वही लाठी पूरी ताकत से लियू रोयान के शरीर पर दे मारी। यह सब तेरी गलती है, दादी ने कांपती उंगली से लियू रुयान की ओर इशारा करते हुए दहाड़ कर कहा। मुझे अभी अभी पता चला है कि तू आजकल उस चाओ परिवार के छोकरे के साथ घूम रही है। हे कियांग इतना दुखी था, फिर भी मेरे सामने तेरी गलतियों पर पर्दा डालता रहा। दादी कांपती हुई लियू रुयान के पास पहुंची और पूरी ताकत से उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। क्या तू हे कियांग का सामना करने के लायक भी है? क्या तू भूल गई, वह सिर्फ तेरा पति नहीं था, वह तेरी जान बचाने वाला तेरा मसीहा भी था। इतना कहते कहते 70 साल की बुजुर्ग दादी की सांसें फूलने लगीं और वह निढाल होने लगी। वहां मौजूद डॉक्टरों की टीम आनन फानन में दादी को प्राथमिक उपचार देने के लिए दौड़ी। लियो रोयान जमीन पर गिरी रही। उसकी पथराई आंखें बेड पर पड़ी मेरी लाश को देख रही थीं। उसके चेहरे पर आंसुओं का सैलाब था। मुझे लगा था तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। हे कियांग, मुझसे गलती हो गई, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। वह पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी। मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज होश में आ जाओ। मुझसे एक बार बात तो करो। उस सन्नाटे से भरे आईसीयू में सिर्फ मशीनों की आवाज थी और जवाब में लियू रुयान को सिर्फ अपनी ही चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। लियू रुयान का नजरिया लियू रुयान ने बड़ी आसानी से मेरा फोन अनलॉक कर लिया। पासवर्ड हमारी शादी की तारीख थी। उसके हाथ कांप रहे थे।
जैसे ही स्क्रीन की रोशनी जली, सबसे पहले सोशल मीडिया मैसेज डीएम का इंटरफेस खुला। सिर्फ एक नजर और लिू रुयान को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वह जारी डेडेच हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गहरा सदमा था। उसने धीरे धीरे स्क्रीन को स्क्रॉल करना शुरू किया। पिछले कई महीनों से चाओ जुकुन ने मुझे जो भी उकसाने वाले मैसेज भेजे थे, जो गालियां दी थीं और जो जलील किया था, वह सब एक एक शब्द करके उसके सामने खुलता चला गया। उस पल लियू रुयान की पूरी दुनिया जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह बेचारा समझकर बचा रही थी, वह असल में कितना जहरीला था, और जिसे वह नजरअंदाज कर रही थी, उसने अकेले क्या कुछ नहीं सहा। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे चाओ झुकुन के लिए उसका लाड प्यार और डील अनगिनत जहरीले सांपों और बिच्छुओं में बदल गई थी, जो उसके पति को तिल तिल कर दस रहे थे। तभी वीचैट विचैट पर एक नोटिफिकेशन आया। लियू रुयान ने जैसे ही ऐप खोला, वह मेरे प्राइवेट डॉक्टर का मैसेज था। मिस्टर हे, आप पिछले कुछ समय से चेकअप के लिए क्यों नहीं आए? उसने ऊपर की ओर स्क्रॉल किया और जल्द ही उसकी नज़र मेरी मेडिकल रिपोर्ट पर पड़ी, जिसमें मुझे गंभीर अवसाद, सीवियर डिप्रेशन होने की पुष्टि की गई थी। डॉक्टर की रिपोर्ट में साफ लिखा था, मरीज का मन बेहद उदास है, जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं बचा। उनमें अक्सर असहाय होने और निराशा की गहरी भावना देखी गई है। मुक्ति पाने और जीवन समाप्त करने के विचार बार-बार आ रहे हैं। नींद न आने की गंभीर समस्या है। लियो रोयान ने जब उस रिपोर्ट की तारीख देखी, तो उसे वह दिन कुछ जाना-पहचाना लगा। अचानक उसे याद आया, वह वही दिन था जब चाओ जुकुन ने लियू कॉर्पोरेशन में नौकरी शुरू की थी। जिस दिन चाओ जुकुन उसका असिस्टेंट बना था, ठीक उसी दिन यह रिपोर्ट आई थी। चैट में डॉक्टर ने पूछा था कि उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। हे कियांग का जवाब था, मेरी पत्नी का पहला प्यार व्हाइट मूनलाइट वापस आ गया है। वह अक्सर उसके लिए मुझे अकेला छोड़ देती है और मुझसे लड़ती है। वह पहले ऐसी नहीं थी। कुछ मिनटों के बाद हे कियांग ने एक और मैसेज भेजा था। मुझे लगता है कि अब वह मुझसे प्यार नहीं करती। लियो रुयान ने धीरे से अपनी आंखें मूंद लीं। आंसू उसकी पलकों से ढुलक कर उसके कपड़ों को भिगोने लगे। उसका गला रूंध गया था और शब्द जैसे उसके मुंह में ही जम गए थे। एक गहरी कड़वाहट उसके पूरे वजूद में फैल गई। काफी देर बाद उसकी कांपती हुई आवाज निकली, हे कियांग, हे कियांग, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ और अकेलेपन में छोड़ दिया। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में उसकी माफी सुनने वाला अब कोई नहीं था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी जिस मदद को वह मामूली समझ रही थी, उसने उसके पति की हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ दिया था। मेरी आंखों से भी आंसुओं की दो बूंदें छलक पड़ और मेरी रूह धीरे धीरे धुंधली होने लगी। मैंने सिस्टम की ओर देखा और उसकी नजरों में यह साफ था कि इस दुनिया में यह मेरा आखिरी पल है। कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए मैं यह देखकर दंग रह गया कि लियू रुयान की नजरें सीधे मेरी नजरों से टकरा गईं। उसने मुझे देख लिया था। हे कियांग, वह घबराहट में हवा में हाथ मारते हुए मेरी ओर झपटी, जैसे मुझे जाने से रोकना चाहती हो। मैं खिलखिलाकर मुस्कुराया। लियू रोयान, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई आखिरी संदेश नहीं है और न ही मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, ल्यूरू येन, ल्यू रुयान की टूटती हुई आंखों के सामने मेरा आत्मिक शरीर, सोल बॉडी, पूरी तरह बिखर कर गायब हो गया। जब मेरी आंख दोबारा खुली, तो मैं अस्पताल के एक बिस्तर पर था। अनाथालय के मेरे पिता, संचालक, खुशी से रो पड़े। हे कियांग, तुम जाग गए। उनके पास मुझसे बात करने का समय नहीं था। वे तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़े। तब मुझे याद आया कि मेरी असल दुनिया में मैं दूसरों की जान बचाते हुए मारा गया था। ब्यूरो चीफ ने मुझे बताया था कि हर वह व्यक्ति जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान देता है, उसे पुनर्जन्म का एक मौका मिलता है। शर्त बस इतनी है कि उसे किताब के अंदर ट्रांसमिग्रेशन जाकर दिए गए मिशन को पूरा करना होगा, जिसके बाद वह अपनी मूल दुनिया में वापस लौट सकता है। वास्तविक दुनिया में लोग अक्सर इसे मेडिकल मिराज या चिकित्सीय चमत्कार कहते हैं। उस किताब की दुनिया में मेरा मिशन साइड फीमेल कैरेक्टर, फीमेल सपोर्टिंग लीड लियो रुयान को हासिल करना था। पूरी तरह ठीक होने और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं वापस अनाथालय लौट आया और फिर से अपने डिप्टी डायरेक्टर उपाध्यक्ष के पद पर काम करने लगा। पैदा होने के बाद मुझे यहीं छोड़ दिया गया था और बड़ा होने के बाद भी मैं यहीं रुक गया, ताकि और भी बच्चों को पढ़ते हुए देख सकूं और उनका साथ दे सकूं। रात को जब सभी बच्चे सो गए, तो मैंने एक कप चाय बनाई और आंगन में बैठकर सिस्टम के साथ आखिरी बार गपशप की। होस्ट चाओ शुकुन, सियाओ शुकुन मर चुका है। हैं? मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्यों? उन लुटेरों के हाथ पहले से ही खून से रंगे थे। इस सिस्टम ने बस एक छोटी सी चाल चली, जिससे जब बूढ़ी श्रीमती लियू के आदमियों ने उन्हें पकड़ा, तो उन्होंने चाओ शुकुन का नाम उगल दिया। मैंने सम्मान के साथ अपना अंगूठा ऊपर दिखाया, थम्स अप, लेकिन सिस्टम को लगा कि यह अभी भी काफी नहीं था। वह तुम्हारी तुलना में कहीं ज्यादा दर्दनाक मौत मरा।
तुम्हें तो पता ही है, बूढ़ी श्रीमती लियू पहले अंडरवर्ल्ड माफिया से जुड़ी थी। वह तुम्हें इतना पसंद करती थीं, इसलिए उन्होंने सारा काम अपने हाथों से ही तमाम किया। सिस्टम ने बात पूरी नहीं की, बस अपने गले पर हाथ फेरकर गला काटने का इशारा किया। मैं कल्पना कर सकता था कि उस बूढ़ी महिला के तरीके कितने क्रूर रहे होंगे। और उस लियू कुत्ते लियू रोयान का क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद श्रीमती लियू ने उसे भी अधमरा होने तक पीटा। अब उसने हार मान ली है। वह हर दिन तुम्हारी कब्र पर जाकर इतनी शराब पीता है कि पूरी तरह धुत रहता है। बहुत जल्द वह भी शराब के जहर, अल्कोहल पॉइजनिंग से मर जाएगा। मैंने गहरी सांस लेकर अफसोस जताया। बड़े दुख की बात है, लियू परिवार की इतनी बड़ी संपत्ति का अब कोई वारिस नहीं बचेगा। सिस्टम ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी और अचानक मेरे सामने बैंक कार्डों की एक गड्डी रख दी। जब वह लियू कुत्ता मर जाएगा, उसके बाद लियू परिवार की सारी संपत्ति ट्रांसमिग्रेशन मैनेजमेंट ब्यूरो, किताब की दुनिया का प्रबंधन विभाग द्वारा इन कार्डों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। होस्ट, क्या आप अब एक सुपर अनबीटेबल अरबपति बनने के लिए तैयार हैं? उस शांत गर्मी की रात में मेरी एक जोरदार चीख गूंज उठी, मैं तैयार हूं। समापन संगीत साउंड इफेक्ट। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। जानता हूं इसमें उदासी का थोड़ा सा साया जरूर था, पर जज्बात आखिर जज्बात होते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। अब वक्त है एक नई कहानी की शुरुआत का, जो जल्द ही आपके सामने होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।